बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 हिंदी का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ईदगाह, ठीक है ना, जो आपका ईदगाह चैप्टर है। आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ, उसको समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको हर क्वेश्चन का उत्तर लिख कर अच्छे तरीक़ा से समझाने वाला हूँ, तो काफ़ी मज़ा आएगा। पहले कुछ बात को समझिए। बच्चों मैं आप लोग का क्लास 8 हिंदी का जो सेकंड चैप्टर ईदगाह है, इसको मैंने अच्छे तरीक़ा से पढ़ा दिया। मेरा पूरा क्लास जो भी चैप्टर का पढ़ाया हुआ होता है वो एप्लीकेशन पर होता है। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक नंबर मैं दे रहा हूँ 62 060 11 886। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके या फिर व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। उससे पहले प्यारे बच्चों आप लोग इस शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा और ऐप पर जाकर मेरा ये जो मैं इस चैप्टर को पढ़ाया हूँ उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि हर क्वेश्चन का उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन जो है फर्स्ट जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 8 क्वेश्चन वो पाठ से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। देखिए ईद के दिन होता है और अमीना जो होती है वो उदास होती है। अमीना कौन थी? हामिद की दादी, ठीक है, अमीना है, ये उदास थी। क्यों उदास थी? तो इसके उत्तर में आप लोग क्यों क्या लिखिएगा, ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख कर लाया हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिए। लिखेंगे ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी। इस प्रकार लिखा जाता है जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे क्यों उदास थी, तो ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी ना था। फिर हामिद अकेले 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक कैसे जाएगा, इस बात को लेकर अमीना क्या थी, उदास थी। पहले देखिए, पहला रीजन क्या था कि ईद का दिन है भाई, उसके घर में त्योहार है और उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। दूसरा कि हामिद इतना छोटा बच्चा है और अकेले 3 कोस दूर पैदल कैसे जाएगा, इस बात को लेकर अमीना क्या थी, उदास थी। तो मुझे आशा है कि आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। हामिद जो बाबू अमीना का पोता है, अमीना का पोता है हामिद, और कहे तो इस कहानी का मुख्य पात्र है ना। तो ये हामिद जो है ये मिठाई खिलौना नहीं लेता है, ये अपने दादी के लिए, ये अपनी अम्मा के लिए, मतलब दादी माँ के लिए एक चिमटा लेता है। क्यों, ऐसा क्यों लेता है? तो बुआ आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम दिए हैं, क्या दिए हैं देखिए, पढ़ते हैं हम। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे याद आता है कि रोटियां सेकते समय दादी का हाथ तवे से जल जाता है। यदि मैं इसे लेकर जाऊंगा तो दादी देखकर प्रसन्न होगी और दुआएं देगी, और क्या देगी, दुआ देगी, ठीक है। जबकि खिलौने तो कुछ ही देर में टूट फूट जाएगा। अब बताइए, बच्चा होकर इतना अच्छा कल्पना करता है। जैसे आप लोग को क्या, जैसे आप लोग को रुपया मिलता हो तो आप लोग क्या करते होंगे, बिस्कुट चॉकलेट खा लेते होंगे। लेकिन हाँ, अगर उसी रुपया को अगर आप लोग ज्वाइन मतलब रखते जाते होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए, ये बच्चा ऐसा है कि छोटा सा बच्चा है और वो रुपया उसके पास है, तो वो खिलौना ना लेकर अपनी दादी के लिए चिमटा ले रहा है। क्यों ले रहा है, वो रीज़न तो हम आपको बता ही दिए। तो मुझे आशा है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीक़े से समझ चुके होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है यहाँ पर मेला, यहाँ पर क्या है, मेला जाने से पहले हामिद से क्या, मतलब हामिद जो है ये दादी से क्या कहता है। मेला जाने से पहले हामिद जो है ये दादी से क्या कहता है। देखिए इसका उत्तर जो है आपके बुक में ही स्पष्ट रूप से दिया गया है, मैं इसको यहीं पर पढ़कर बताता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, क्या कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। बस इतना ही बात आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। ये इतना ही बात आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 तक था, अब 4 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। आपको इसका वर्णन करना है, तो थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग उत्तर में लिखेंगे, आप लोग
क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पर दे चुके हैं। चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में विचार आया कि खिलौने से क्या फ़ायदा, खिलौना से क्या फ़ायदा होगा। व्यर्थ में पैसे बर्बाद होते हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है, यदि मैं एक चिमटा खरीद लूँ तो तवे से रोटियां उतारते उतारते दादी का हाथ कभी नहीं जलेगा। दादी प्रसन्न होकर मुझे दुआएं देगी और आसपास मेरा तारीफ होगा। इसलिए वह क्या करता है, मतलब ये सब उसके मन में विचार आता है, ठीक है ना, और इसलिए वह क्या करता है, चिमटा को खरीद लेता है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको लिखना है उत्तर में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग बुक में ही देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर लिखिएगा। यहाँ पर दिए हैं अभी कंधे पर, पहले लिखेंगे यहाँ पर, पहले आपको इससे पहले भी कुछ लिखना होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो इससे पहले यहाँ पर इससे पहले लिखिएगा हामिद ने चिमटे को विभिन्न रूपों में उपयोग करने की बात कही है। लिखेंगे हामिद ने चिमटे को विभिन्न रूपों में उपयोग करने की बात कही है। अगर कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, किससे, चिमटा से, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते। बाल बांका ना करना मतलब क्या, ये एक आपका क्या है, मुहावरा ना, बाल बांका ना करना मतलब क्या, कुछ भी नुकसान ना करना। ठीक है ना, तो तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं सकते, मेरा बहादुर शेर चिमटा। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे तरीक़ा से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बस इतना ही आपको लिखना है। मैंने थोड़ा सा 2-3 लाइन बताया जो ऊपर में कि हामिद ने चिमटा को विभिन्न रूपों में उपयोग करने की बात कही है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखेंगे, हाँ इसके उत्तर में लिखना है हामिद ने चिमटे को विभिन्न रूपों में उपयोग करने की बात कही है। सिर्फ किन किन की जगह पर विभिन्न रूपों में उपयोग करने की बात कही है, उसके बाद डायरेक्ट आपको बस यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए आगे। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो आप लोग को बताना है कि जो आपका ये कहानी है ईदगाह, ये आपको कैसी लगी। तो बच्चों आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पर दे दिए, ईदगाह कहानी हमको बहुत अच्छी, और यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, और बहुत अच्छी और रोचक लगती है, और रोचक लगती है, और क्या लगती है, रोचक लगती है। इस कहानी की मुख्य विशेषता निम्न है या फिर निम्नलिखित है। पहला क्या है कि कहानी जो है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी क्या है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी का रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। रिश्ते की गहराई और प्यार की समझ इस कहानी में दिखलाया गया है। ठीक है, तो बस यही लिखना है। फर्स्ट क्या लिखेंगे, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, कहानी का रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। तीसरा, रिश्ते की गहराई और प्यार की समझ इस कहानी में दर्शाया गया है। बस इतना ही आप लोग विशेषता लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए ये विशेषता जो है बेसिकली आपको यहाँ पर दिया भी गया था, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, तो यही इसकी विशेषता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, देख लीजिए आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए बोल रहा है आप आगे क्वेश्चन नंबर 7, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है, लेकिन अगर आप लोग को लिखने में नहीं बनेगा तो हम लिखा भी देंगे। पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, अमीना ने छाती पीट ली और यह कैसा भी समझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे और कुछ चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा कर लेकर आया। ठीक है, हामिद ने अपराधी भाव से कहा था, जब कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत क्या हुआ, सने में बदल गया। ठीक है ना, तो इसको आप लोग किस प्रकार भाषा में बनाकर लिखिएगा। चलिए मैं आपको 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मैं दिया हूँ, अच्छे तरीक़ा से लिखिए।
तो देखिए यहाँ पर आप लोग उत्तर में लिखिएगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में आश्चर्य एवं स्नेह का भाव जो आया। ठीक है, फर्स्ट ये तीनों लाइन लिखिएगा। उसके बाद हामिद की ओर देखकर कहने लगा, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया क्या चिमटा। दूसरी ओर दादी को हामिद पर स्नेह भी आया। दादी सोचने लगी, बच्चे में कितना सद्भाव और विवेक है। बस इतना ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर लिखना है, बस आपका पूरा पूरा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बताइए, जो यहाँ पर हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 6 में। बस आपको बस यहाँ पर लिख देना है, ईदगाह कहानी की निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ईदगाह कहानी की निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है, पहले लिख देंगे कि कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, कहानी का रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है, रिश्ते की गहराई और प्यार की समझ इस कहानी में दर्शाया गया है। बस यही अब बात आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले क्या लिखेंगे, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, इतना अच्छा तरीका से स्पष्ट कर रहा हूँ। क्या लिखेंगे, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, कहानी का रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है, रिश्ते की गहराई और प्यार की समझ कहानी में दर्शाया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, बोल रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले क्या करना है, आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है। ठीक है, ये अनुच्छेद पढ़ना है, उसके बाद जो ये क्वेश्चन है इसका उत्तर लिखना है। तो पहले हम आपको बढ़िया तरीका से समझाते हैं। देखिए, कहता है नमाज खत्म हुई। नमाज क्या होता है, खत्म होता है। लोग आपस में क्या करते हैं, गले मिलते हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबीन और साधु। महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या लेता है बाबू, सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला जो मतलब सिपाही है, उसका विशेषता है कि खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए वो कैसा है, सिपाही दिखता है। देखने में कैसा सिपाही, तो खाकी वर्दी पहने हुआ है, लाल पगड़ी वाला है ना, कंधे पर क्या है, बंदूक रखा हुआ है। मोहसिन जो है वो भिश्ती लेता है, कमर पर मशक रखिए। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चूंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, ये कौन है, वकील। ठीक है, और वकील पसंद कौन करता है, नूरे। ठीक है, आगे देखिए, सब 2-2 पैसे के खिलौने ले रहे हैं। 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, है ना। हामिद के पास कुल कितना है, 3 पैसा है। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेगा, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसा खिलौना लेकर वह क्या करेगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो इसका उत्तर आपको यही अनुच्छेद में ही दिया गया है। क्या दिया है, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। तो लिखेंगे नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। लोग आपस में गले मिल रहे थे। लोग आपस में गले मिल रहे थे, बस इतना ही लिखना। इसमें क्या लिखेंगे, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। क्लियर। आगे देखिए, सेकंड बोल रहा है दुकानों में किस किस चीज़ के खिलौने थे, तो लिखेंगे दुकानों में क्या लिखेंगे, दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं। दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबीन और साधु। बस इतना लिखना है। पहले लिखेंगे दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबीन और साधु। बस इतना लिख दीजिएगा बाबू, कुछ भी और टेंशन नहीं है। तीसरा देखिए, वे खिलौने किस चीज़ के बने थे, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, अच्छे तरह समझिएगा। वे खिलौने जो हैं वो किससे बने थे, तो आप लोगों ने यहाँ पर समझ गए कि वे खिलौने जो थे वो मिट्टी से बने थे। किस चीज़ से बने थे, तो मिट्टी से बने थे। यहाँ पर लिख देते हैं मिट्टी। वे खिलौने किससे बने थे, मिट्टी से बने थे। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं दिया गया कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ गया तो रंग धुल जाएगा, है ना। मतलब वो खिलौने किस चीज़ से बने थे, मिट्टी से बने थे। तो लिखेंगे वे खिलौने मिट्टी से बने थे। ओके, आगे देखिए, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे, तो लिखेंगे महमूद सिपाही लेता है। महमूद सिपाही लेता है, लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे ना। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोग लिख लेंगे। महमूद क्या लिखेंगे बुआ, महमूद सिपाही लेता है। महमूद सिपाही लेता है।
उसके बाद महमूद सिपाही लेता है। उसके बाद और क्या था, और किसका नाम था मेरे भाई, मोहसिन का। तो मोहसिन को भिश्ती लेता है। मोहसिन को क्या पसंद आया, भिश्ती पसंद आया। और नूरे क्या लेता है, तो नूरे वकील से प्रेम है। तो लिखेंगे महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती लेता है, नूरी वकील लेता है। वकील से प्रेम है इसलिए वह वकील खिलौना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का भी उत्तर देख लिए। अब अंकों में आइए, बोल रहा है परिच्छेद में जिस तरह सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया। परिच्छेद मतलब अनुच्छेद में क्या गया ना जी। देखिए सिपाही का क्या वर्णन किया गया कि खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। ये वर्णन किसका है, सिपाही का। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है कि राजा का और साधु का हुलिये का वर्णन करना है। तो इसको हमको लिख कर देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर लिखिए। पहले इसको नोट कीजिए। तो थोड़ा सा छोटा करने दीजिए पहले। हाँ, अब कीजिए। लिखेंगे पहले राजा क्या होता है, अनेक रंग की पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण और पूरा मतलब शरीर में आभूषण से सजे हुए तलवार युक्त मयान लटकाए हुए। बस ये राजा का आपका क्या लिखना है, आपका हुलिये का वर्णन। ओके, उसी प्रकार साधु का क्या लिखिएगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे, जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और तलवार। हाँ सॉरी, ललाट मतलब होता है क्या आपका कमंडल, जानते हैं ना, हाथ में कमंडल और ललाट लिए हुए। लालटेन नहीं बाबू, ललाट है ना। ललाट आप लोग देखे हुए होंगे, नहीं देखे तो मैं इमेज लगा दूंगा। पर चंदन की रेखा है। ठीक है, और आपका ललाट पर चंदन की रेखा है। जो ललाट होता है बाबू, नहीं देखे साधु लोग का, देखिएगा जो सिर होता है ना, वहाँ पर 3 प्रकार इस प्रकार का चंदन लगाए हुए होते हैं, वही हुआ ललाट। हाथ में ललाट नहीं लेते हैं, हाथ में क्या लेते हैं, कमंडल। और जो उनका सिर होता है, जो उनका ललाट होता है ना, वहाँ पर चंदन की रेखा होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज के माध्यम से, आप लोग समझ जाइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। आप लोग 4 नंबर में बोल रहा है अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। अनुच्छेद में जो विशेषण शब्द आया है, तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं। विशेषण आप लोग को पता है विशेषण क्या होता है बाबू, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पहले विशेषण क्या होता है मेरे भाई, विशेषण थोड़ा हम समझाएंगे। विशेषण क्या होता है, तो बोलेंगे और सर्वनाम की जो जो विशेषता बतलाता है, जो विशेषता बतलाने वाले शब्द को, वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। शब्द को क्या कहते हैं बुआ, विशेषण कहते हैं। शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पर राम सुंदर है, राम क्या है, सुंदर है। राम क्या है, सुंदर है। राम इज ब्यूटीफुल, ये एग्जाम्पल है। तो ये राम क्या है, संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा की विशेषता क्या बतला रहा है कि वह सुंदर है। राम सुंदर है, मतलब राम की विशेषता है ना सुंदर होने का। तो ये सुंदर शब्द क्या होगा मेरे भाई, विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण होगा। तो सिंपल था, इसको आप लोग समझ चुके हैं ना, कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो उसी प्रकार हमको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो विशेषण शब्द कौन कौन सा है। तो देखिए आप लोग लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से। पहले देखिए, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला। पगड़ी की विशेषता क्या है कि वह लाल है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लाल। क्लियर। अब देखिए कमर पर मसा, नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद भी लिख सकते हैं, है ना, सफ़ेद भी, काला चोंगा। तो ये रंग भी क्या है, विशेषता नहीं, काला हुआ, सफ़ेद हुआ, ये भी लिख सकते हैं। हाथ में कानून का पोता, सब 2-2 पैसे के खिलौने, हामिद के पास कुल 3 पैसे, इतने महंगा सस्ता। महंगा खिलौना की विशेषता क्या है, महंगा भी क्या है, विशेषण है, महंगा। ओके, उसके बाद और क्या हो सकता है, कहीं छूट गया तो चूर हो जाएगा, ऐसे खिलौने। बस इतना ही लिख लीजिएगा आप लोग। और भी दो तीन विशेषण है, उसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीक़ा से लिख देंगे। प्यारे बच्चों, आपको है ना, ये मैं एक जानकारी दे देता हूँ आपको, इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर, ध्यान दीजिएगा, ऑल क्वेश्चन आंसर का PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF मिल जाएगा। PDF कहाँ पर मिलेगा, तो इस नंबर पर जब आप लोग कॉल करेंगे या व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस नंबर पे जो भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हो, सारा आप लोग को PDF क्वेश्चन आंसर का मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से आगे देखिए। बोल रहा है यहाँ पर आगे, वर्दी और पोथा के समानार्थी शब्द लिखिए। वर्दी का क्या मतलब है, देखिए वर्दी का मतलब हुआ पोशाक, और पोथा का मतलब क्या हुआ, आप लोग बताइए, पुस्तक।
है ना। बस इतना ही आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आप लोग आगे देखिएगा, पार्ट से आगे का क्वेश्चन अब शुरू होता है। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको आपको स्वयं ही लिखना होगा, ठीक है। हम यहाँ पर दे चुके हैं, आप लोग लिखिएगा यहाँ पर, हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वैश्य की तरह सोच विचार का सामान खरीदता है। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नवी छवि प्रस्तुत करता है, कैसे। तो बाबू आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम दे रहे हैं, जो भी चीज़ दे रहे हैं इसको आपको लिखना है, बिल्कुल क्रीम है आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे, हाँ हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नवी छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ है, इसलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वैश्य की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीदकर नई छवि प्रस्तुत करता है। बस इतना आपको शॉर्ट में उत्तर लिखना है। तो बच्चों बस इतना नहीं लिख सकते मेरे भाई, इतना नहीं लिख सकते आप लोग, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, बस इतना ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में बहुत आसान शब्द में लिखे हैं, सटीक आंसर है, जो भी पढ़ने में दिक्कत है उसको आप बताइएगा, इतना ही उत्तर में लिखना है। किसके, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट से इसका उत्तर था, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है चुनौती। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या करना है। तो मेरे भाई आप लोग उत्तर में क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पर, हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं। हामिद के पास क्या है, अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसा है, लेकिन सामान भी खरीदना है। अब कम पैसा भी है भैया, सामान भी खरीदना है। उसके पास ये है कि कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना, उसके लिए क्या है, चुनौती है। क्या है सर, चुनौती है, ठीक है ना। यह चुनौती हामिद को वैश्य की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक मजबूत उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। तो बस इतना लिखना है मेरे भाई, इतना लिखना है, लिख लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्योहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या करना। तो चलिए इसका उत्तर भी समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, देखिए हम यहाँ पर दे चुके हैं, लिखिएगा आप लोग, त्यौहार हमारे जीवन की अभिन्न अंग है क्योंकि त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद प्रदान करता है। त्यौहार के बिना हमारे जीवन नीरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। बस इतना ही आपको उत्तर लिखना है, ठीक है ना। तो बस इतना ही समझकर आप लोग जो हैं पाठ से आगे तक का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आगे जो आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पर है वाक्य में प्रयोग कीजिए व्याकरण का, तो इसका भी उत्तर हम लोग समझ लेते हैं, वाक्य बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग का ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से हमने वाक्य बनाया। सबसे पहले है रंग जमाना। रंग जमाना इसका अर्थ क्या होता है, वो प्रभाव डालना। क्या होता है, पहले अर्थ समझिए, उसके बाद हम वाक्य भी बनाएंगे। प्रभाव डालना, क्लियर। अब है गदगद होना। गदगद होना का मतलब हुआ खुश होना। गदगद होना मतलब खुश होना। तीसरा है भेंट चढ़ना। भेंट चढ़ना मतलब मारा जाना। भेंट चढ़ना मतलब मारा जाना, है ना। आगे देखिए बाल बांका ना होना मतलब नुकसान ना होना। नुकसान ना होना या कुछ भी नुकसान ना होना, ठीक है। बाल बांका भी नहीं हुआ मेरा, मतलब नुकसान ना होना, ठीक है। पैरों में पर लगना मतलब क्या, बहुत तेज चलना। क्या, पैरों में पर लग गया मतलब बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चलना, बहुत तेज। कुबेर के धन मिल जाना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कुबेर का धन मिल गया मतलब समझ रहे हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा क्या हो गया जी, लगता है उसको बहुत ज़्यादा रुपया हो गया। तो देखिए अब हम लोग सबका वाक्य बनाते हैं। रंग जमाना, रंग जमाना क नंबर में है ना, तो क नंबर का वाक्य आप लोग क्या बनाइएगा कि हामिद ने चिमटा खरीद कर सबों पर रंग जमा लिया। दूसरा देखिए बोल रहा है गदगद होना, तो लिखेंगे चिमटा खरीदने के कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। क्या हो गया, गदगद हो गया। तो ये आपका गदगद होना का हो गया। अब है भेंट चढ़ना, तो लिखेंगे हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। हैजे के कारण क्या हुए, भेंट चढ़ गए, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है यहाँ पर बाल बांका ना होना, तो लिखेंगे सभी खिलौने मिलकर भी हामिद का बाल बांका ना कर सकते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। हामिद के खिलौने का बाल बांका ना कर सकते हैं। आगे देखिए पैरों में पर लगना मतलब यहाँ पर बनाएंगे इसका वाक्य,
कि मेला जाते समय बच्चों के पैरों में पर लग गया। बच्चों के पैरों में क्या हुआ? पर लग गया, मतलब बच्चे जो है मेले जाने की खुशी में बहुत तेज चलने लगे। ठीक है, आगे देखिए, जो हमें कुबेर का धन मिल जाना, मतलब यहाँ पर लिखेंगे बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसके बार बार गिनते हैं, मानो जैसे उसे क्या हुआ? कुबेर का धन मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने ये सब का मतलब वाक्य भी बना लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। आपका ये एक एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों ने इस क्लास में अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आप लोग को बात रही इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो मैं शुरू में ही बता दिया, अगर आप लोग मेरे चैप्टर को कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मतलब कॉल करेंगे, तो वहाँ पर सर आपको बैच के बारे में बताएंगे। क्लास 8 का ऑनलाइन बैच आप लोग कर ले सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।